हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया। आपका जैसे प्रीवियस टॉपिक थे रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम अपना जो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का टॉपिक 3 विस्थापन अभिक्रिया, जिनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह विस्थापित कर देना, ये तो होता है विस्थापन का मीनिंग। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ क्या होता है, यह दो चीज़ है, एक तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व और दूसरा क्या है, कम अभिक्रियाशील पदार्थ। अब आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं, कम एक्टिव होते हैं, उनके पास क्या होता है, मौका तो होता है लेकिन वो सोचते हैं ये काम करें ना करें, या अब कर लेंगे कब कर लेंगे। और जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, उस मौके को छीन कर भाग जाते हैं। ऐसा ही सिचुएशन में होएगा। जो अधिक अभिक्रियाशील है वो क्या करेगा, जो कम अभिक्रियाशील, मतलब यहाँ Zn क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, और Cu क्या है, कम अभिक्रियाशील। अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील के पास जो यौगिक है, ये कह सकते हैं जो उसके पास मौका है उसको छीनकर भाग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका कोई तत्व है A, ये क्या है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, और एक है B, ये क्या है, कम अभिक्रियाशील तत्व है, और इसके पास क्या है C, इसके पास एक यौगिक है मौका, और ये क्या करेगा, A इसमें से C को लेके भाग जाएगा, और B क्या रह जाएगा, B अकेला रह जाएगा। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व जैसे कि Zn, कम अभिक्रियाशील तत्व जैसे कि कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित करके, इसके यौगिक से क्या कर दिया, इसने इसको विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसकी जगह आके बैठ गया SO4 के साथ। इसे क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। सिर्फ एक चीज का विस्थापन हुआ है ना, Zn है वो यहाँ पर आकर बैठ गया और Cu हट गया, सिर्फ एक चीज का विस्थापन हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक एग्जांपल आता है, हम आयरन का भी ले सकते हैं, फेरिक का एग्जांपल आता है। जैसे यहाँ पर Zn है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, फेरिक। फेरिक भी बहुत अभिक्रियाशील होता है, अगर उसकी रिएक्शन करवाएं CaSO4 के साथ तो क्या बना लेगा वो, आयरन सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, वो अकेला कर देगा कॉपर को। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नाम में क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब दो तरफ से विस्थापन हो रहा है। तो क्या है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, जिनमें दो तरफ से क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। अब यहाँ एक चीज उठ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, दो चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, दो यौगिक हैं, अपने आयनों को आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा, चलिए हम चलते हैं अपने 5th नंबर की अभिक्रियाओं पर, जिनको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिनको इंग्लिश में कहते हैं आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनके अकॉर्डिंग आप पहचान कर पाएंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। इतनी सारी डेफिनेशन, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बजाय हमने क्या किया, एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना दिया जिसकी हेल्प से आप इजीली पहचान कर पाएंगे कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकारक है और कौन सी अपचायक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। के आधार पर सबसे पहले हमने बता दिया कि हम किस किस के आधार पर बताएंगे कि ऑक्सीकरण है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन के आधार पे। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड होता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ठीक है। और इसमें अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, रिमूव होता है ऑक्सीजन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कॉपर ऑक्साइड का, इसमें क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑक्सीजन का वियोग हो गया, तो ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, ऑक्सीजन से उल्टा होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव, और जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये क्या कहलाएगी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होएगा, और जहाँ पर ऐड होगा वो क्या कहलाएगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है जब हम लर्न कर लेते हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होएगा, और अपचयन क्या है,
आपकी अपचयन, ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो इस कन्फ्यूजन को से बचने के लिए क्या करें, सिर्फ एक लर्न कर ले कोई सी भी, या तो ऑक्सीकरण लर्न कर लो या अपचयन लर्न कर लो। तो क्या हो जाएगा, एक को लर्न कर लिया आपने, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो, और दूसरा क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। तो ऐसे करके आप दूसरे भी लिख सकते हैं इजीली। थर्ड इसकी पहचान आती है इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया सोडियम का। अब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। अगर इसका विन्यास लिखे तो 281, इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर कर धनी हो जाता है, Na पॉजिटिव बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, अपना डोनेट कर देता है। तो ये क्या है आपका ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या है, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 287। अब इसके लास्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 7 दान तो करेगा नहीं, ये क्या करता है, एक ही की कमी है इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना शेल कंप्लीट कर लेता है। क्या हो जाता है, ऋणी हो जाता है ये 288। तो ये क्या बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ये प्लस कर लेता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है आपका अपचयन। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या आपकी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं आपकी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसको आप क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में ये अभिक्रिया पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है। मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, दोनों काम साथ साथ होंगे, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जिंक और कॉपर सल्फेट का। इसमें क्या हो रहा है, इस पहचान के अकॉर्डिंग Zn में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना शेल कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि इसका यौगिक तो इसने दे दिया, तो उसके पास कमी हो गई ना, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को कंप्लीट कर लेगा वो। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पे Zn क्या है, क्योंकि Zn क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक पदार्थ। और कॉपर सल्फेट क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ। आइए चलते हैं आपके लास्ट 6 नंबर की अभिक्रियाओं पर, जिनको कहते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम क्या देखते हैं, इनमें क्या होता है, ऊष्मा का परिवर्तन होता है। या तो ऊष्मा एब्जॉर्ब होगी, या फिर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। या तो हीट निकलेगी, या फिर क्या होगी, एब्जॉर्ब की जाएगी, ली जाएगी। इस आधार पर क्या होती है, 2 प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इनको हम डिफरेंस देख के पहचान कर लेते हैं कि कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऊष्माक्षेपी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है तब क्या होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कोयले का जलना और प्राकृतिक गैस का जलना। जैसे कोयला जला तो क्या होती है, जब आप सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है, क्या करते हैं, कोयले जला के अंगीठी में रख लेते हैं। उससे क्या होती है, थोड़ा सा आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, हल्की सी गर्माहट आ जाती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, कोयले आपकी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऊष्मा निकाल रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का जलना। जैसे आप नॉर्मली स्टोव या अपने घर में खाना बनाते हैं, तो क्या होता है, आपकी गैस जलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तभी तो खाना बन पाता है, ऐसे थोड़ी खाना बन जाएगा। तो ये क्या होती है, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट हमने इसका एग्जाम्पल लिया है मेथेन का। जब मेथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल बनता है, और साथ में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। क्या होती है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है, इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा निकलती है, वे तापमान बढ़ता है। जब बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ऑफिशियली तापमान तो बढ़ ही जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं पे। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी क्या थी, जो हीट प्रोड्यूस कर रही थी, और ऊष्माशोषी क्या है, जो हीट को अवशोषित कर रही है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, उसमें हीट निकल रही थी, इसमें क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका देखते हैं एग्जाम्पल, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हमने यहाँ पे इसका समीकरण उदाहरण भी दे रखा है, एक आपका प्रकाश संश्लेषण का।
प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, जब पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, और जब सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब क्या होता है, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी को अवशोषित किया जा रहा है, सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करते हैं, तभी तो वो अपने अंदर ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट आता है कुछ रासायनिक अपघटन अभिक्रियाएं। जैसे आपका चूना पत्थर है, वो क्या होता है, उसको आप गर्म करो, वो क्या करता है, गर्म नहीं होएगा, उस हीट को अपने अंदर क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और क्या बना लेता है, नए नए पदार्थ बना के देता है आपको। तो ये क्या है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट है, इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा ली जाती है। जैसे पेड़ पौधों ने क्या की, सूर्य के प्रकाश को ले लिया, चूना पत्थर ने क्या किया, हीट को अपने अंदर अवशोषित कर लिया, ऊर्जा ली जाती है, वे तापमान घटता है। जब आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है तो तापमान बढ़ेगा, और जब हीट आपकी ऑब्जर्व हो रही है तो ऑफिशियली तापमान घट जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब नेक्स्ट आपका आता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण वो है, अब जैसे धातुएं हैं, आप उनको खुले में छोड़ दो, जैसे आपका लोहा है उसको खुले में छोड़ दो, या तो वो नमी के संपर्क में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, या फिर क्या होगा, अगर वो वायुमंडल में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तब भी क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा। या आपकी चांदी है, चांदी पर काली काली परत बन जाती है, वो क्या है आपका संक्षारण। या फिर लोहा है, आपका तांबा है, तांबा जैसे आपने देखा होगा बैटरीज में तांबे की रोड्स लगी रहती हैं, वो क्या होती है, ग्रीन ग्रीन उनके ऊपर परत बन जाती है, वो ग्रीन ग्रीन परत क्या है आपकी संक्षारण। तो हम क्या कह सकते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, अम्ल जैसे मैंने तांबे का एग्जांपल दिया, और आर्द्रता, आर्द्रता होता है आपका नमी, जैसे आपको लोहे पे हल्की सी भी नमी आ जाए तो क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगा। आदि के संपर्क में आती है तभी संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मतलब जंग लगना या काली पड़ना, ग्रीन परत बढ़ना, क्या है, संक्षारण है। या कह सकते हैं कि खराब होना, जब कोई चीज़ अपने खराब होने की स्थिति की ओर चल पड़े तो क्या हो जाएगा, वो संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, जैसे हमने बताया तांबे पर हरी परत का बनना, ये सब क्या कहलाता है, संक्षारण। हमने ये तो पढ़ लिया कि संक्षारण होता क्या है। अब इसके बचाव भी तो देखेंगे, किसी कैसे हम बच सकते हैं कि ना हमारी चीज़ संक्षारित हो, खराब ना हो। तो सबसे पहले आता है आपका पेंट करना। आपने देखा होगा आपके घर में लोहे की ग्रिल वगैरह लगी रहती है, आप ऐसे तो नहीं खाली ग्रिल लगा के छोड़ दी, खाली ग्रिल लगा के छोड़ोगे जंग लग जाएगा, कुछ दिन में बेकार हो जाएगी वो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, वो उससे जंग नहीं लगता। नेक्स्ट आता है तेल या ग्रीस लगाना। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं ना, मशीन्स होती हैं, या फिर आप घर में नॉर्मली सिलाई मशीन है, आप क्या करते हैं, उसमें ग्रीस वगैरह तेल डालते रहते हैं ना, क्या होता है उससे, वो खराब नहीं होती, संक्षारित नहीं होती। नेक्स्ट आता है गैल्वेनाइजेशन, जस्ते की परत चढ़ाना। लोहे के ऊपर हम क्या करते हैं, जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, उससे क्या होता है, आपका लोहा खराब नहीं होता, वो बिल्कुल सेफ हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेनलेस स्टील का उपयोग करना। आपके घर में स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स वगैरह भी यूज़ होती हैं, कुछ बर्तन भी हम लोग रखते हैं स्टेनलेस स्टील के। इसमें क्या होता है, कुछ धातु ऐसी होती है उन पर वो संक्षारित होती नहीं है, उन पर जंग ही नहीं लगता। ऐसी ही आपकी धातु कौन सी है, स्टेनलेस स्टील। तो आप संक्षारण से बचने के लिए ऐसी भी धातु का यूज़ कर सकते हैं जो संक्षारित ना हो और आपको टेंशन ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट आता है विकृत गंधिता। अब देखिए संक्षारण क्या था, धातुओं का खराब होना, और विकृत गंधिता क्या है, खाने के सामान का खराब होना। ठीक है, विकृत गंधिता मतलब दुर्गंधिता या गंदी स्मेल, यही तो इसका मीनिंग है। अब देखते हैं, जब तेल और वसा का हवा की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है, क्या होता है, तेल या वसा, आप बोलते हैं तेल या आपको कोटोजम घी आता है, इन चीज़ों को रख दो उठा के, तो क्या हो जाएगा, इनमें बहुत गंदी स्मेल आने लग जाएगी। क्या होता है, इनका ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया हो जाती है, जिससे क्या होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, और क्या होता है, उनसे खराब गंध का स्वाद आने लगता है। वही खराब गंध स्वाद मतलब कि खाने का सामान वो खराब हो गया जो तेल वसा है, इसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधता या रेंसिडिटी। अब क्या है, लंबे समय तक रखे चिप्स या नमकीन बदबू आने लगती है। आप चिप्स वगैरह है, हल्का सा भी वो पैकेट खुल जाए आपका तो क्या होगा, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, सील जाएगा, नमी आ जाएगी, उसमें बदबू आने लग जाएगी, स्वाद में ख़राब हो जाएगा। ये सब क्या है, विकृत गंधिता। अब देखते हैं विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या क्या है। खाद्य पदार्थों को एयरटाइट डब्बों में रखना। अगर हम किसी चीज़ को एयरटाइट डब्बे में रखते हैं तो क्या होता है, वो नमी के संपर्क में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट है फ्रिज या ठंडी जगह में रखें।
गर्मी से मोस्टली क्या होता है, आपकी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, लेकिन जितने आप ठंडे मौसम में रखेंगे क्या होगी, चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने खाने के सामान को फ्रिज या फिर ठंडी जगह में स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है खाने की चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से क्या होता है, आपके बिस्किट हैं, नमकीन या चिप्स वगैरह है, बहुत लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं ख़राब होते, क्योंकि हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, जिससे वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। नेक्स्ट आता है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट बहुत फूला हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसमें चिप्स तो बहुत कम रहती है ना। उसमें क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसकी वजह से वो खाने का सामान ख़राब नहीं होता।